मैं अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। 3 दिन हो गए मुझे मायके आए हुए, पर नींद है कि पूरी होने का नाम नहीं ले रही। इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल में थी, कम से कम वहां चैन से सो तो सकती थी। एक तो पापा ने सुबह 5 बजे उठा दिया, सोचा था दोपहर में आराम से नींद पूरी करूंगी, पर नहीं, खाना ही 4 बजे तक चलता है। और रात को सोने के तो क्या ही कहने, 12-12 बज जाते हैं। माँ, मैंने इनको खबर कर दी है, मैं कल ही वापस जा रही हूँ। गुंजन ने तकिया अपने मुंह पर दबाते हुए कहा, और ये जानते हुए भी कि उसका सोना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वह फिर से सोने की कोशिश करने लगी। पहली लड़की है दुनिया की जिसके मुंह से मैंने सुना है कि उसकी मायके में नींद पूरी नहीं होती। सुन रही हो जीजी, इन्हें अपने ससुराल वापस जाना है। माँ श्रद्धा ने हंसते हुए अपनी जेठानी से कहा, क्या श्रद्धा, तू भी? अरे पिया मिलन को तड़प रही है तेरी लाडली। ये सब तो कोरे बहाने हैं। देखना, शादी को 6 महीने बीतेंगे नहीं, बाद में ये मायका ही याद आने लगेगा। ताई सुनंदा ने भी गुंजन को छेड़ते हुए कहा, हाँ हाँ, देख लेना आप सब, 6 महीने बीत जाएं या 6 साल, आपके यहाँ का माहौल मेरे ससुराल जैसा नहीं हो सकता। आपने तो मुझे डरा ही दिया था कि बिजनेस क्लासेस वालों के यहाँ देर रात तक खाना पीना चलता रहता है, हमारे जैसे कड़े नियम कानून नहीं होंगे, पूरे दिन रसोई की चाकरी करनी पड़ेगी। सब गलत था। मेरे वहां सब आराम से सोकर उठते हैं और शाम 7 बजे तक खाना पीना सभी हो जाता है। उसके बाद अपने अपने कमरों में जाकर आराम करो। यहाँ की तरह नहीं, बाहर टहलने भी जाना है, खेलना भी है, चाय भी चाहिए। आप कुछ भी कहो, सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसा परिवार मिला। गुंजन इतरा कर बोले चली जा रही थी, तभी पीछे से उसकी छोटी बहन ने आकर धक्का दे दिया। हाँ हाँ जीजी, हम सब समझ गए, पर ये तो बताओ, वो जो आपके नए घर में बड़ी सी दुछत्ती बनी है जिस पर बड़ा सा पुराने जमाने का ताला लटक रहा है, उसमें क्या है? देखा क्या आपने? कहीं हमारे जीजू राजा महाराजा के परिवार से तो नहीं? कहीं उसके पीछे बड़ी बड़ी तलवारें, सोने के मुकुट, राजसी कपड़े आदि तो नहीं रखे? हाँ है। प्लीज अगली बार यहाँ आओ तो थोड़ी सी मोहरें हमारे लिए भी निकाल लाना। छोटी जोर जोर से हंस रही थी। वहीं गुंजन, उसे तो ऐसा लगा मानो किसी ने उसके ऊपर एक करारा तमाचा मारा हो। 6 महीने हो गए गुंजन को उस घर में ब्याह कर गए हुए, पर उसे अभी तक उस दुछत्ती को खोलने की इजाजत क्यों नहीं दी गई? एक बार उसने सीढ़ी लगाकर उसके दरवाजे पर लगा जाला साफ करने की कोशिश भी करी। तब उसकी सासू माँ ने उसे बहुत डांट लगाई थी। अभी कुछ हो जाता तो, गलती से गिर जाती तो सब क्या सोचते कि नई बहू से हम ये सब काम करवाते हैं। सास अल्पना जी ने कहा था। तब अपने भाग्य पर बहुत इतराई थी गुंजन, पर उसने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। आखिर क्या था वहां? गुंजन के मन में अनेकों प्रश्न उठने लगे थे। छोटी बहन के कहे शब्द गुंजन के कानों में रात तक गूंजते रहे हैं, और वो ठान लेती है कि कल ही वापस जाकर वह ऊपर चढ़कर एक बार जरूर देखेगी कि आखिर उसमें ऐसा क्या है। क्या सच में उस दिन अल्पना जी ने उसकी फिक्र के कारण ऐसा कहा था, या सच में कोई ऐसा राज छिपा हुआ है जो उससे छिपाया जा रहा है? दूसरे दिन ही मोहित उसे लेने वापस आ जाता है और वह सबसे विदा लेकर अपने ससुराल निकल जाती है। अभी वो दोनों कुछ ही दूरी पर गए थे। मोहित उसे व्यापार में हुए नुकसान के बारे में बताता है, साथ ही कहता है कि जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। मोहित, व्यापार में तो नफा नुकसान लगा ही रहता है, हम सब संभाल लेंगे। गुंजन उसका हाथ पकड़कर बोलती है। गुंजन कार में बैठी तो मोहित के साथ थी, पर उसका मन अभी भी उस दुछत्ती में अटका हुआ था। सोचते सोचते गुंजन पुरानी बातों में खो जाती है। गुंजन एक सर्विस क्लास परिवार से थी। उसके पिता हमेशा उसका विवाह अपने जैसे सर्विस क्लास में ही देना चाहते थे, पर उनके एक खास दोस्त ने मोहित का रिश्ता जब गुंजन के लिए सुझाया तब वह मना नहीं कर सके। मोहित 2 भाई और 1 बहन थे। पिता थे नहीं, बहन की शादी हो चुकी थी। घर में सिर्फ माँ, भाई और मोहित के अलावा और कोई ना था। खाते पीते संपन्न लोग थे, पर मोहित बहुत ही मेहनती लगनशील था, इसलिए उन्होंने गुंजन के लिए उसका रिश्ता सुझाया था। और गुंजन के पिता हमेशा से अपनी बेटी के लिए खुद से बड़ा लड़का ही चाहते थे, जो सब कुछ उन्हें मोहित में मिला था।
मोहित ने शादी के 2 दिन बाद ही गुंजन को बताया था कि एक समय में उसके दादी दादा अपने गांव के सबसे अमीर जमींदार कहे जाते थे। उनकी हलवाई की दुकान तो थी ही, साथ ही उसके बाबा लोगों से सामान गिरवी रखने का भी काम करते थे। पर माँ को गांव का परिवेश न भाया और वह पापा को लेकर अपने भाइयों के पास शहर में चली आई। कुछ ही दिन बीते थे, पापा को रक्त कैंसर की बीमारी ने जकड़ लिया और उस समय कैंसर का इलाज बहुत ही महंगा हुआ करता था। तब उन्हें बचाने और उनके इलाज में सारा व्यापार और जमा पूंजी खर्च होती चली गई, पर फिर भी पापा को बचाया ना जा सका और ये दुख दादा दादी भी नहीं झेल पाए और जल्द ही वो भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। बहुत ही मुश्किलों से मोहित ने अपनी मेहनत के बल पर फिर से अपने व्यापार को जमाया है और वो गुंजन से उम्मीद करता है कि वह जीवन के हर मोड़ पर उसका हर सुख दुख में साथ देगी। तब गुंजन ने हाथ में हाथ लेकर मोहित से वादा किया था कि वह जीवन के हर कदम पर उसके साथ है। अल्पना जी भी गुंजन से ज्यादा कुछ कहती नहीं थी। वही देवर सोहम, वो भी गुंजन से कम ही बात करता था और शाम तक 7 बजते बजते खाने पीने से वह निर्मित भी हो जाती है। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। गुंजन गुंजन कहाँ खो गई? घर आ गया है। इतना भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ जो तुम इतना खो गई। मैं अभी भी तुम्हें 2 वक्त की रोटी खिला सकता हूँ, मोहित ने हंसते हुए कहा था। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी से उतरते हुए गुंजन ने कहा और वह सीधा अंदर चली आई। गुंजन अंदर आई ही थी कि उसकी निगाह एक बार फिर से कमरे के ऊपर बनी दुछत्ती पर चली गई और फिर से वह उसे खोलकर देखने के ख्यालों में खो गई। क्या गुंजन अब उस दुछत्ती को खोल पाएगी? आखिर क्या राज है? दोस्तों, कहानी पूरी सुनने के लिए अगला भाग जरूर देख। मैं अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता, भाग 2। अब तक आपने सुना गुंजन मोहित के साथ वापस अपने ससुराल लौट रही है। मोहित रास्ते भर गुंजन से बात करता जा रहा था, वहीं गुंजन के मन में अभी भी उस दुछत्ती में क्या है चल रहा था। अब आगे सुनते हैं। लौटकर वापस आ जाते हैं। रात हो चुकी थी, इसलिए खाना वो दोनों बाहर ही खाकर आते हैं, क्योंकि उनके यहाँ 7 बजे तक लगभग सब खाना खा लेते हैं। रात को गुंजन एक बार फिर से कमरे के ऊपर बनी दुछत्ती के बारे में पूछ बैठती है। मैं बहुत छोटा था, तब से मैंने कभी उस दुछत्ती को कभी खुला नहीं देखा और ना ही कभी माँ को खोलते देखा और ना ही कभी किसी और को। दिवाली पर भी उसकी सफाई कभी नहीं होती। पापा के जाने के बाद पैसों की तंगी की वजह से मुझे घर के लिए कभी इतना समय मिला ही नहीं और सच बताऊं, मैंने कभी इस बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करी। मुझे लगता है तुम्हें भी सिर्फ अपने काम से काम रखना चाहिए। तुमने देखा ही होगा, माँ और सोहम भी सब अपने से ही मतलब रखते हैं। अगर तुम चाहो तो कुछ काम या नौकरी कर सकती हो जिससे तुम्हारा मन भी इन बेकार की व्यर्थ बातों में ना चले। गाड़ी चलाने की वजह से मुझे नींद आ रही है, तुम भी थक गई होगी, सो जाते हैं। हम कल बात करेंगे, पर उस दुछत्ती के बारे में नहीं, मोहित ने हंसते हुए कहा था। पक्का, गुंजन ने कह तो दिया, पर वो कहाँ मानने वाली थी। पर उसे अब समझ आ गया था कि मोहित को बिना भनक लगे ही उसे सब कुछ करना पड़ेगा। वैसे तो गुंजन और मोहित की शादी को 6 महीने बीत चुके थे, पर अब तक उसने अपने घर की इस तरह निगरानी कभी नहीं रखी थी। पर अब 3-4 दिन से वह घर के हर सदस्य की निगरानी रखने लगी थी। वैसे तो कहने को वो 4 ही लोग थे, पर अब उसे सब बदला बदला नजर आने लगा था। जब गुंजन शादी होकर आई थी, तब उसके देवर अपने बीकॉम फाइनल की तैयारी कर रहे थे। वहीं सासू अल्पना जी, उनका ज्यादातर समय पूजा पाठ में ही निकलता था। वहीं मोहित की छोटी सी सुनार की दुकान थी, जिस पर वह अपने बड़े बाबा की तरह छोटा मोटा सामान गिरवी रखने का चुपचाप बिना किसी को बताए कर लेता था। ज्यादातर सामान गिरवी रखने वाले किसान और गांव के लोग ही होते थे, इसलिए वह अपनी दुकान सुबह 7 बजे ही खोल लेता था और शाम 6 बजे तक बढ़ा देता था, इसलिए वो भी सुबह जल्दी निकलता था। गुंजन पहले तो अपना काम करके दोपहर के समय सीधा अपने कमरे में सोने या आराम करने आ जाती थी, पर अब वह सिर्फ दिखावा कर रही थी
तब उसने महसूस किया कि सोहम और अल्पना जी जैसा मोहित को दिखाते हैं वैसा कुछ भी नहीं है। कॉलेज से लौटने के बाद सोहम और माँ घंटों कमरे में बैठकर आराम से बातें भी करते और सोहम रोज बाजार से कुछ अच्छा खाने को भी साथ लेकर आता है। वहीं मोहित के आने के बाद जब तक वह खाना खाकर सबसे बात करने की कोशिश करता, तब सोहम दूसरे दिन जल्दी उठने का बहाना लगाकर सोने चला जाता। वहीं अल्पना जी भी जल्दी सोने की बोलकर अपने कमरे में चली जाती। गुंजन को बहुत आश्चर्य होता है, जो बेटा घर के लिए इतनी मेहनत से पाई पाई जोड़कर घर चला रहा है, उसी के लिए किसी के पास समय नहीं है। गुंजन मोहित से नौकरी करने की बात कहकर घर से निकलना शुरू करती है। वह आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार आदि से मिलती है। तब उसे पता चलता है कि अल्पना जी मोहित की सौतेली माँ है। उसकी असली माँ तो उसे जन्म देने के पश्चात ही खत्म हो गई थी। गुंजन को समझ नहीं आता कि वो मोहित से कैसे पूछे कि वह ये सब जानता भी है, या वो उसे कैसे बताए कि उसके पीछे घर में क्या हो रहा है। जब तक वो पूरा सच नहीं जान लेती, वो मोहित से कुछ नहीं बोलेगी। वो ठान लेती है। इस बात को 1 महीना बीत जाता है। तभी एक दिन गुंजन, क्या हुआ? तुम नौकरी या किसी काम की तलाश कर रही थी, कुछ मिला क्या? मोहित उससे पूछ बैठता है। नौकरी? मैं? अच्छा वो। गुंजन हड़बड़ा जाती है। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मोहित बहुत गुस्से में था। मैं कुछ छुपा रही हूँ? छुपाया तो आप लोगों ने मेरे घर वालों से है कि आप माँ के सौतेले बेटे हैं। वो आपकी सगी माँ नहीं है, शायद इसलिए वो आपको इतना प्यार भी नहीं करती। गुंजन बोले चले जा रही थी। इसमें बताने जैसा कुछ था ही नहीं। मैं नहीं जानता तुम्हें ये सब बकवास किसने और क्यों बताई है, पर वो मेरी माँ है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता और उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। मोहित का ये रूप देखकर गुंजन डर जाती है। उसे लगने लगता है शायद उस दुछत्ती के बारे में ज्यादा जानने के कारण वो बाकी रिश्तों पर कहीं शक तो नहीं कर रही। कहीं इसका असर उसके और मोहित के रिश्ते पर न पड़ जाए। आगे से अब वो ऐसा नहीं करेगी, गुंजन को लगने लगता है। शायद वो जरूरत से ज्यादा जासूसी कर अपने दिल से जुड़े रिश्ते खराब करने लगी है। हर घर के अपने राज, अपने दुख दर्द होते हैं जो कभी किसी को नहीं बताए जाते, या फिर हो सकता है वहां कुछ हो ही ना। अब उस दुछत्ती के बारे में ज्यादा नहीं सोचेगी और अपने लिए घर से ही कोई काम या बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देगी। एक सुबह वह सोहम को अपने इस नए प्लान के बारे में बताती है। वाह भाभी, ये तो बहुत अच्छा है। वैसे भी हमारे यहाँ ज्यादा कुछ काम तो होता नहीं, आपका भी मन लग जाएगा। मेरे लिए कोई काम हो तो मुझे बताना, मैं आपकी मदद कर दूंगा। पहली बार उसने सोहम को इतना खुश और उससे इतनी बात करते हुए देखा था। अरे नहीं नहीं, तुम तो अभी अपनी पढ़ाई करो। वैसे क्या सोच रखा है, आगे क्या करना है? भाभी, मैं सीए की पढ़ाई करना चाहता हूँ, पर उसमें बहुत खर्चा आता है, इसलिए भाई को तो नहीं बताया। पर मैं भी कॉलेज के बाद 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, जिससे उनके ऊपर मेरा ज्यादा बोझ ना आए। आप भी मत बताना। वैसे माँ मेरी पढ़ाई में बहुत मदद कर देती है। आप जानती हैं, माँ अपने समय में बहुत होशियार थी। वह भी सीए बनना चाहती थी, पर फिर उनकी शादी पापा से हो गई, तो उनका सपना अधूरा रह गया। अब मैं माँ के सपनों को जरूर पूरा करूंगा, सोहम बोले चला जा रहा था। वहीं गुंजन उसे निहारे चले जा रही थी। शायद इन 6 महीनों में गुंजन ही ठीक से इस घर और यहाँ के सदस्यों को नहीं समझ पाई, या उसने समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। तीनों ही लोग अपने अपने तरीके से कैसे एक दूसरे को बिना बोले संबल बने हुए हैं, ये उसने अब महसूस किया था। और वो न जाने क्या क्या सोच रही थी। गुंजन का सिर चकराने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तब वह अपने आप को मोहित, सोहम और अल्पना जी से घिरा हुआ पाती है। मुबारक हो बहू, तुम माँ बनने वाली हो। डॉक्टर साहिबा ने बताया कि चक्कर तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की वजह से आए हैं। अब आगे से कुछ भी ज्यादा काम और स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अपना और होने वाले बच्चे का ध्यान रखो, बस। अल्पना जी सख्त निर्देश दे रही थी। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने आप सबको गलत समझ लिया। गुंजन रोते हुए बोली। माँ, लगता है गुंजन की तबीयत अभी सही नहीं है, इसलिए कुछ भी बोले चली जा रही है।
आप आराम करें, फिर बाद में बात करते हैं। मोहित ने बात काट दी थी। गुंजन, अब तुम माँ बनने वाली हो, पुरानी सारी बातों को भूल जाओ। माँ तो जानती भी नहीं कि तुम किस बात की माफी मांग रही हो। और तुम, खैर छोड़ो, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए बहुत सारा प्यार। मोहित गुंजन को अपने आलिंगन में भर लेता है। 9 महीने बीत जाते हैं। गुंजन एक प्यारी सी बिटिया को जन्म देती है। वहीं सोहम भी सीए की पढ़ाई शुरू कर देता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। एक बार गुंजन और मोहित अपनी बेटी को लेकर बाहर घूमने का कार्यक्रम बनाते हैं और वह स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। पर अचानक से उनकी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। तब वह वापस आधे रास्ते से ही घर आ जाते हैं। 1-2 बार घंटी बजाने पर भी जब घर का दरवाजा नहीं खुलता, तब किसी अनहोनी के डर से मोहित अपने पर्स में रखी दूसरी चाबी से दरवाजा खोल अंदर आता है। अंदर आते ही वहां का नजारा देख गुंजन और मोहित दोनों के होश उड़ जाते हैं। दुछत्ती का दरवाजा खुला हुआ था और वो पूरी खाली थी। तभी उन्हें घर के पीछे बने हिस्से में से लोगों की आवाज सुनाई देती है और आंगन में रखा ढेर सारा सामान, पीतल के बड़े बड़े भगोने, परात, हलवाई के इस्तेमाल में आने वाली बड़ी बड़ी लोहे की कढ़ाई, चमचे, झावे, बगल में एक बड़ा चांदी से भरा बक्सा और छोटी छोटी तिजोरियों में सोने के कड़े, झुमके, गिन्नी आदि। ये सब देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके घर में जब इतना सारा धन और पैसा था, तो अल्पना जी ने अभी तक अपने बच्चों को दिया क्यों नहीं? और वो लोग कौन थे और क्यों उन्होंने उनके पीछे से उन्हें यहाँ बुलाया? वहीं अल्पना जी मोहित और गुंजन को देख हक्की बक्की रह जाती हैं। तुम लोग तो घूमने निकले थे, फिर वापस? अल्पना जी घबरा रही थी। माँ, गुंजन ने मुझसे कई बार दुछत्ती के बारे में जानना चाहा। कितनी बार उसने मुझे आपके बारे में कहा, पर हर बार मैं उसे ही गलत समझता रहा। पर आपने आज साबित कर दिया, सौतेली माँ सौतेली ही होती है। घर में इतना कुछ पहले से था, उसके बावजूद आपने कभी कुछ बताया नहीं, दिखाया नहीं। अगर ये सब हमारे लिए पहले निकाल दिया होता तो मैं कोई बड़ा काम कर पाता। हम भी औरों की तरह बहुत पैसे वाले होते। और आप तो कहती थी कि सारा पैसा पापा के इलाज में खर्च हो गया। वो सब झूठ था। आपने अपने लिए पैसा बचा कर रखा और उनका इलाज ही ठीक से नहीं करवाया, वरना आज वो हमारे बीच जरूर होते। ये सब आप छोटे के लिए उठाकर रखना चाहती थी ना? वो तो अगर गुड़िया की तबीयत सही होती तो ये राज हमेशा के लिए राज ही रह जाता। मोहित बहुत गुस्से में था। अपनी माँ के लिए ऐसी बात करते तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दोनों वहां आए व्यक्तियों ने बीच में आकर कहा, भाई साहब, ये हमारे घर का मामला है, आप लोग जाइए, मैं जल्दी ही बुलाती हूँ। माँ, क्या गलत कहा है चाचा जी ने? शर्म तो इसे आनी चाहिए जो अपनी माँ के बारे में ऐसा सोच भी लिया। सही कहा तुमने, तुम हमारे सौतेले भाई हो और माँ ने हमेशा तुम्हारे साथ सौतेला व्यवहार ही रखा। इतना सौतेला कि जिस दुकान पर बैठकर तुम अपना घर चला रहे हो, वो माँ ने अपना मंगलसूत्र बेचकर किराए पर तुम्हारे जीजाजी से ली थी और अब तक उसका किराया भी वो कैसे चुपचाप भर रही हैं। तुम जानते भी नहीं, मोहित की बहन ने पीछे से आकर कहा था। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है बेटा, वो तो कुछ जानता भी नहीं है। अल्पना जी की आंखों में आंसू थे। माँ जानता नहीं है, जिस माँ ने अपना पूरा बचपन एक छोटे से बच्चे की माँ बनकर स्वीकार कर यापन कर दिया, उसके लिए कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी, वो ये सब बातें कैसे कर सकता है? मोहित, तुम जानते हो माँ तुम्हारी माँ बनने से पहले तुम्हारी सगी मासी थी। अपनी बहन के एक दिन के बच्चे को कैसे अकेला छोड़ देती, तब अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए तुम्हारी माँ बनना स्वीकार किया। चलो मान लिया, पर ये सब इसका किसी के पास कोई जवाब है? मोहित अभी भी बहुत गुस्से में था। ये सब कुछ जो तुम देख रहे हो, ये हमारा नहीं है। ये वो सामान है जो लोग हमारे यहाँ ब्याज पर गिरवी रखकर जाते थे। जब तक उनकी अवधि समाप्त नहीं होती, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। अब जब चक्रवर्ती ब्याज मूलधन से भी ऊपर जा चुकी है, तब मैंने ही माँ से इसे सब निकालकर तुम दोनों के बीच बांटने के लिए कहा था। माँ ने सारा कुछ बेचकर वो दुकान तुम्हारे लिए खरीद ली है और सोहम की पढ़ाई के लिए उसके नाम
कुछ पैसे कर दिए हैं जिससे तुम पर उसका अब और बोझ ना पड़े। और जानते हो, बाकी सारा धन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेटी के नाम किया गया है। माँ ने तो अपने लिए भी एक पैसा तक नहीं रखा, क्योंकि उन्हें अपने मोहित पर बहुत भरोसा था कि वह कभी उनका दिल नहीं दुखाएगा। और अब वही बेटा उनसे सवाल जवाब करने में लगा है। हमें माफ कर दीजिए माँ, मैंने ही इनके दिमाग में इतना सब कुछ डाल दिया था। ये तो आप पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। गुंजन ने हाथ जोड़कर अल्पना जी से कहा था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। शायद कुछ लोगों की किस्मत में खुशियां और तारीफ कभी होती ही नहीं। जीजी के जाने के बाद शादी करना मेरा अपना निर्णय था, वो कभी किसी ने नहीं सराहा। उसके बाद तुम्हारे पिता का इलाज कराने के लिए, उनको शहर लाने के लिए भी मुझे कितनों की गालियां सुननी पड़ी थी, मैं ही जानती हूँ। फिर उसके बाद तुम्हारे दादी दादा की मौत का जिम्मेदार भी मुझे ही बनाया गया। तब से मुझे किसी बात से फर्क पड़ना ही बंद हो गया है। स्त्री का संघर्ष चाहे कितना भी जटिल क्यों ना हो जाए, जब तक वो अग्नि परीक्षा देकर खुद को साबित न कर ले, आज भी उसे पवित्र और सच नहीं माना जाता। सौतेली माँ को बुरी माँ का तमगा पहनाना बहुत आसान है, पर कभी सोचा है जब एक माँ अपने बच्चे को मारती है तो उसे अच्छी माँ या बच्चे का भला सोच रही होगी, ये बोला जाता है। वहीं सौतेली माँ अगर छू भी ले तो उसे दुर्व्यवहार कहा जाता है। लोग भूल जाते हैं कि माँ सिर्फ माँ होती है, वो सिर्फ अपने बच्चों का और परिवार का भला चाहती है। माँ अब से सिर्फ आपका खुशियों पर हक होगा, ये आपके दोनों बच्चे आपसे वादा करते हैं। मोहित और सोहम एक साथ बोल पड़े थे। और दोनों बेटियों का क्या, मोहित की बहन और गुंजन ने भी अल्पना जी को गले लगा लिया था। दोस्तों, एक बार फिर आप सभी को किसी के जीवन की सच्ची घटना से रूबरू करवाया है। कहीं कोई गलती लगी हो तो माफ कीजिएगा।